रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और विशेषज्ञों से बातें करते हैं ताकि जनता से जुड़ी उन जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। आज मेरे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। मैं अनुज अग्रवाल जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, धन्यवाद सर। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम चाहेंगे कि जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई चीजें हैं और जो आज के युवाओं को किसी न किसी तरीके से बचा सकती हैं, हम चाहेंगे कि ऐसी सलाह आप हमारे श्रोताओं को देंगे। सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि साइबर एक्सपर्ट आप बने, क्यों ये रास्ता चुना आपने? देखिए, हर कोई ये चाहता है कि वो जिस समाज से लेता है वो उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करे जी। क्योंकि आज के समय में डिजिटलाइजेशन होने से, डिजिटल पेमेंट होने से समाज में साइबर क्राइम की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समस्या के समाधान के लिए जानकारी का होना बहुत जरूरी है जी। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं कि साइबर मुक्त भारत बनाने के लिए मैं अपने सभी लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को जागृत करूं, बताऊं और इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। ये मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं उसी तरीके से जरा सी सावधानी दुर्घटना में बदल जाती है। और खास तौर पर अगर फाइनेंशियल की बात करें, जिसमें आदमी बैठे बैठे घर में है और उसके पता चला कि उसके खाते से पैसे निकल गए, तो किस तरह की सावधानी बैंकर्स, जो बैंक के कस्टमर हैं, वो किस तरीके से रखें और साइबर क्राइम से बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, जो आज की प्रशासनिक मशीनरी की सबसे बड़ी जरूरत है? जी देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही ज्वलंत समस्या है और चूंकि सभी लोग डिजिटल माध्यमों से आदान प्रदान कर रहे हैं और पैंडेमिक जब से आया है, कोविड का प्रकोप बढ़ा है, तब से और भी ज्यादा डिजिटल के माध्यम से पेमेंट का लेन देन बढ़ा है, आवश्यक हो गया है जी। इसमें सावधानी से बचा जा सकता है। थोड़ा सा हम ये जरूर समझना चाहेंगे किस प्रकार के फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, अपराधी किस प्रकार से लोगों को निशाना बना रहे हैं जी। देखिए, एक तो इसमें है एटीएम फ्रॉड। इसमें आप जब एटीएम पर जाके एटीएम का प्रयोग करते हैं तो वहां पर एटीएम के ऊपर एक पिन होल कैमरा लगाकर आपके एटीएम का पासवर्ड स्टोर कर लेते हैं और एटीएम में ही एक स्किमर मशीन, जहां पर हम लोग कार्ड डालते हैं, उसको लगाकर कार्ड का डुप्लीकेट बना लेते हैं और फिर उस डुप्लीकेट कार्ड से देश के किसी भी भाग से लोगों से पैसे निकाल लिया जाता है। अच्छा, दूसरा जो इससे संबंधित फ्रॉड है वो सिर्फ एटीएम मशीनों पर ही नहीं, जहां भी कहीं पॉइंट ऑफ सेल है, जैसे पेट्रोल पंप है, आपका कहीं रेस्टोरेंट में आप अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं, वहां भी इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये फ्रॉड हो रहा है। इससे बचने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि हम अपनी जो पिन है, जो कोड होता है, उसको किसी से शेयर ना करें। एटीएम पे भी उसको इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के, ताकि अगर कैमरा लगा भी हो तो जब हम अपनी पिन एंटर कर रहे हैं तो उसे कैमरा पढ़ ना पाए, तो इससे हमारा बचाव हो जाता है। समस्याएं जो आ रही हैं वो आपको फोन करके अपराधी ओटीपी आपसे मांग लेते हैं किसी भी बहाने से, जैसे कि वो बैंक के नाम से फोन करते हैं कि हम बैंक के अधिकारी बोल रहे हैं, या वो कभी अपने आप को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बताते हैं, कभी वो केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फोन करते हैं। सिंपल रूल है कि किसी भी बैंक का प्रतिनिधि, अधिकारी कभी भी आपसे ओटीपी किसी भी स्थिति में नहीं मांगता है। जब भी आपको कोई ओटीपी मांगने वाला फोन आए, चाहे वो अपने आप को कुछ भी बताएं, आप सावधान हो जाएं और किसी भी स्थिति में ओटीपी शेयर ना करें। जो बड़े फ्रॉड हो रहे हैं वो लिंक भेजे जा रहे हैं, लिंक के माध्यम से कोई स्कीम बताते हैं या कभी कभी केवाईसी या आधार को अपडेट करने की बात करते हैं। ऐसे किसी भी लिंक को आप क्लिक ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए, एसएमएस पर आए, उसमें आपको किसी प्रकार की स्कीम बताई जाए
ऐसे लिंक में अक्सर जो है ट्रोजन या रैट टूल इनबिल्ट होते हैं, और इसको क्लिक होने के बाद आपका फोन या कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाता है, आपकी और बैंक की डिटेल इत्यादि उसमें चली जाती है। तो हमें उससे बचना चाहिए। आजकल ऑफिशियली जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं उनके मेल में फेक मेल आती हैं और उस मेल के जरिए कुछ सूचनाएं मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है। उन मेल की पहचान कैसे होगी और किस तरीके से ऐसी मेलों को उससे अपने मेल एड्रेस से बचाया जा सकता है या हटाया जा सकता है, वो क्या तरीका है उसका? देखिए, ऐसी जो मेल होती है उन्हें हम लोग फिशिंग ईमेल्स कहते हैं जी। ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जिस प्रकार से फिशिंग का मतलब एक प्रकार से मछली पकड़ना जैसा ही है, वो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को कुछ इस प्रकार की मेल भेजते हैं जिसमें या तो वो किसी प्रकार का लालच देते हैं या किसी प्रकार का भय उत्पन्न करते हैं। अक्सर ऐसी मेल आती है कि अगर आप इस ईमेल को पढ़ेंगे तो इसके बाद दिए हुए लिंक पर क्लिक करने से आपको जो है कई लाख डॉलर का फायदा हो सकता है, वगैरह वगैरह। या फिर उसमें लिखा होता है कि अगर आपने तुरंत इस लिंक पर अपना KYC अपडेट नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह बंद हो जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में हमें जिस मेल में कोई भी ऑफर या जैसी स्थिति हो उसको एंटरटेन नहीं करना है। अक्सर ऐसी ईमेल जो भेजी जाती है उनके जो ईमेल एड्रेस होते हैं वो स्पूफ होते हैं। अगर आप अपना माउस उस ईमेल एड्रेस के ऊपर ले जाएंगे तो आपको कंप्यूटर में सबसे नीचे बाएं तरफ जहां एक्चुअल वो ईमेल भेजी गई है, जो कि आमतौर पर बैंक का एड्रेस नहीं होता है, वो आपको नजर आएगा। इससे बचने के लिए आप अगर तकनीकी रूप से सक्षम अपने आप को नहीं मान रहे हैं तो ऐसे किसी भी ऑफर या भय वाली मेल आपके पास आए तो आप अपने पास उपस्थित बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे फोन करके उनसे इस बारे में बताएं और वो आपके अकाउंट की वास्तविक स्थिति आपको बताएंगे और वहां से सहायता आपको सही मिलेगी। लिंक्स वगैरह पे क्लिक ना करें, ईमेल्स पर रिप्लाई ना करें, इससे आपके कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो सकता है और आपकी महत्वपूर्ण निजी जानकारी चोरी हो सकती है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का सेफ्टी पॉइंट व्यू से क्या उस हिसाब से बढ़ रहा है? ऐसे ट्रेंड पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं हमारे आसपास में? हम खास तौर पर NCR की बात करें और अगर पूरे देश का आंकड़े देखें तो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया गया, क्या सेफ्टी पॉइंट व्यू से देश तैयार है? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत ही ज्वलंत समस्या है जी। जितनी तेज रफ्तार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हुए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और वॉलेट्स का प्रयोग बढ़ा है, उतनी तेजी से ना तो जनता की अवेयरनेस बढ़ी है और ना ही एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस की ट्रेनिंग बढ़ी है। पुलिस में काफी पुलिसकर्मी जो कि थोड़ी एडवांस एज के हैं, उन्होंने तो शायद बचपन में या अपनी जवानी के समय कंप्यूटर देखा भी नहीं है और वो नए लोग भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज में इतने व्यस्त रह जाते हैं या वही उनका प्रमोशन का या फोकस का तरीका होता है कि डिजिटल से संबंधित अपराधों पर ना तो सही से प्रशिक्षण ले पा रहे हैं, ना उस पर फोकस कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये साइबर क्राइम ना सिर्फ बढ़ रहा है, इसकी रिपोर्टिंग होने के बावजूद भी इसकी जो सक्सेस रेट है, जनता को रिलीफ मिलने की जहाँ तक बात है, वो बहुत कम है। और अक्सर इसमें गरीब लोग और ऐसे लोग जो 20, 25, 50 हजार रुपए जिनकी कुल जमा पूंजी बैंकों में जमा होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, उसका उन्हें नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है इस पर हमारी पूरी मशीनरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की, ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की जरूरत है। और एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि साइबर क्राइम स्टेट बाउंड्री से किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं है। तो अक्सर ये क्रिमिनल दूसरे स्टेट में क्राइम करते हैं जी। तो वो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो साइबर क्राइम के लिए इसको सेंट्रली मॉनिटर्ड और सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड स्कीम्स के तहत, होम मिनिस्ट्री के तहत ही इसको टैकल करना चाहिए, तभी जनता को वाकई में रिलीफ मिलेगा। वरना
लोग इससे परेशान होते रहेंगे और आने वाले समय में इसकी भयावहता और बढ़ने वाली। एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि साइबर क्राइम होता है तो लोग अक्सर पुलिस की शरण में जाते हैं, और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो पुराने सिस्टम का है। क्या देश में साइबर कोर्ट की आवश्यकता नहीं है? जिस फास्टिंग तरीके से फ्रॉड होते हैं उनका निपटारा, उनको पकड़ने वाले मुलजिमों की संख्या, उसको तेजी से करने के लिए क्या साइबर कोर्ट की आवश्यकता नहीं है पूरे देश भर में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। साइबर पुलिस और साइबर कोर्ट दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि जो डिजिटल अपराध हैं वो बड़े पैमाने पर और पूरे देश में कहीं से भी संचालित होकर दूसरे देश के हिस्से में कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए जो साइबर पुलिस हो वो भी पूरी तरह से इक्विप्ड और ट्रेंड हो, और वो बॉर्डर की लिमिटेशन में ना हो, स्टेट बॉर्डर्स की लिमिटेशन में ना हो, और जो भी लोग पकड़े जाएं उनके खिलाफ जब भी चार्जशीट हो बिल्कुल उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर कोर्ट हो, जो कि इस प्रकार के अपराधों को अप्रिशिएट करने के लिए ट्रेंड हो, इक्विप्ड हो, और उसके प्रति वो गंभीर हो, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और साइबर अपराधों में कमी आए, इस पर लगाम लगे। जी, जो गौतम बुद्ध नगर जिला हम खासतौर पर अब चर्चा करेंगे लोकलाइज में, आपने देखा होगा कि यहाँ जो पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। आप ऐसे पुलिस कर्मियों को क्या राय देंगे कि अगर उनके पास कोई लोग आते हैं तो कैसे उनको टैकल करें, और उस समस्या का हल करने के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन का कौन सा तरीका अपनाने की जरूरत है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पीड़ित है से विनम्रता पूर्व और सहानुभूति पूर्वक विचार व्यवहार करें, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से है कि उसकी कहीं ना कहीं अपनी गलती से ही उसका नुकसान हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब चूंकि गलती उससे हो चुकी है तो उसे गलती का एहसास दिलाने की बजाय अब प्रकार से उसका सहायता की जाए, निवारण किया जाए, उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके अमाउंट्स को वापस दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है वो की जाए। इसके लिए ऑनलाइन जो कंप्लेंट का प्रोविजन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। एक सेंट्रल ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है, लेकिन उससे कंप्लेंट करने के बाद 2 दिन बाद वो कंप्लेंट लोकल थाने में जाती है, और इतनी देर में जो अपराधी हैं वो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब भी लोग फोन के माध्यम से संपर्क करें, सेंट्रल हेल्पलाइन नोएडा में एक होनी चाहिए, और अलग अलग थानों में लोगों को दौड़ाया नहीं जाना चाहिए। कभी किसी थाने में जाते हैं, कभी वो दूसरे थाने में जाते हैं, कभी उन्हें साइबर सेल में भेजा जाता है, और इस दौरान उनका समय और ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं परेशान होकर अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ा पाते, या अपराधी उस पैसे को इधर उधर करने में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ तक सवाल ट्रेनिंग का है, तो सभी पुलिस कर्मियों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि साइबर में उनकी जो पोस्टिंग है वो भी उनके प्रोफेशनल करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी या थाने की ड्यूटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साइबर ड्यूटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और अधिकारियों के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के प्रमोशन या जिन अधिकारियों को और कर्मचारियों को अवार्ड दिए जाते हैं उसमें कम से कम 3 साल तक साइबर में अच्छा काम करने की कंपल्शन जरूर की जाए, क्योंकि अगर उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उन्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो शायद उनका मोटिवेशन नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज को ही अगर फोकस में रखा जाएगा तो साइबर की समस्याएं सुलझाने के लिए पुलिसकर्मी मोटिवेटेड नहीं। अच्छा, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर वो उस उम्र से जब हम बच्चे थोड़े से भी 14-15 साल के होते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाता है डिजिटलाइजेशन, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे उनकी रोज़मर्रा की एजुकेशन का सिस्टम हो, हर चीज़ में उसका। तो क्या इस महत्वपूर्ण मुद्दे को स्कूली विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, स्कूली विषय और यूनिवर्सिटी का विषय? जी तो बिल्कुल आपने सही कहा। इस पे अब आवश्यकता है कि स्कूलों में नियमित रूप से साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में बताया जाए। सोशल मीडिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, इस विषय को भी लगातार छात्र छात्राओं को बताया जाए,
और ये सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स की जिम्मेदारी है कि वो अप्रोप्रिएट कंटेंट और ट्रेनिंग की व्यवस्था अपने करिकुलम के माध्यम से स्कूलों में जरूर करें। स्कूलों में छात्रों को बताने से स्वयं वो तो शिक्षित और अवेयर होंगे ही, वो अपने घर पर और आसपास के लोगों को भी इस बारे में अवेयर करेंगे। और इसके लिए उन्हें साइबर स्काउट भी बनाना चाहिए। आज प्रकार से देश और समाज के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सोशल समस्याएं हैं। साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी एक उतनी ही बड़ी समस्या बन के उभर रही है और बच्चों और युवतियों का योगदान उन्हें साइबर स्काउट बनाकर किया जा सकता है। अनुज जी, आप विभिन्न देशों में जाते हैं तो आदर्श साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की व्यवस्था और एक तरीके से साइबर को जो डिजिटलाइजेशन है उसको बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की व्यवस्था किस देश की है, और वहां में और अभी हमारे देश में कितना काम करना जरूरी रह गया है? जी देखिए, इस मामले में अगर हम सही देखें तो सिंगापुर एक बहुत ही विकसित और उद्धृत देश है, मैं ये कहूँगा जी। और वहाँ पर जो भी सिस्टम है और जो उनके कानून है जी, सिंगापुर भी किसी जमाने में एक औपनिवेशिक कॉलोनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के बाद अपने कानूनों को पूर्णतया नए रूप दे दिया। उन्होंने पुराने कानूनों को लागू नहीं रहने दिया, पुरानी न्याय व्यवस्था को रहने नहीं दिया, पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से नया कर दिया। हमारे देश में जो कानून है वो 150 साल पुराने हैं। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है वो 150-200 साल पुरानी है। और आज के जो चैलेंजेस हैं, आज जो तकनीकी बदलाव है, युवक युवतियों के व्यवहार में जो बदलाव है, समाज का जो बदलाव है, उसका और इसमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं। तो आवश्यकता है कि हम अपने देश में जो कानून और व्यवस्था दोनों है उसको एकदम बदलें, उसमें ग्रेजुअल चेंज ना लाएं, क्योंकि अब आज से 100 साल पुराने माहौल में कोई भी तालमेल नहीं है, पूरी तरह से बदल चुका है। जमीन आसमान का फर्क जिसे हम कह सकते हैं उतना हो चुका है। जी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है ये कि अगर नोएडा में किसी के साथ क्राइम होता है, इस तरह का साइबर क्राइम, तो वो कैसे हेल्प ले सकता है, किस नंबर से हेल्प ले सकता है और उसको क्या करना चाहिए फर्स्ट में, और किस तरीके से उसको पुलिस की मदद मिल सकती है, वो सारा प्रक्रिया आप में समझाइए जी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हो जाता है जी, तो सबसे पहले तो वो अपने बैंक इत्यादि में जहाँ से नुकसान हुआ है उनको फोन करके इसकी सूचना दें, कॉल सेंटर में फोन करें जी। और उसके लिए ये अति आवश्यक है कि वो गूगल पर कस्टमर केयर नंबर ना ढूंढें, क्योंकि गूगल पर जितने भी कस्टमर केयर नंबर हैं उसमें से अक्सर फ्रॉडुलेंट लोगों के नंबर ज्यादा हैं। तो बैंक की वेबसाइट पर ही जाएं, या बैंक से कोई पत्र जब आया होता है, शुरू में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक वाले अपना नंबर देते हैं कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर, उस पर कॉल कर दें। दूसरा, आप एक 155-260 155-260 एक हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उनको बताएं कि किस प्रकार से आपका नुकसान हो गया है, ताकि वो आपके अमाउंट को वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू कर सकें। तीसरा, लिखित शिकायत करने के लिए आप cybercrime.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल है सरकार का, उस पर चले जाएं और वहां शिकायत दर्ज कराएं। या अगर आपके लिए संभव हो तो आप मेरे थाने में या एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम कमिश्नरेट ऑफिस सेक्टर 108 जो ट्रैफिक पार्क में है जी, वहां पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात की और साइबर क्राइम से जुड़े हुए उन सभी विभिन्न पहलुओं को बड़ी सरल भाषा में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। धन्यवाद विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी को। अगर आपके साथ बैंक के जरिए, एटीएम के जरिए या किसी भी मेल के जरिए किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए। क्या क्या सावधानी बरतें वो सब कुछ उन्होंने अपने इस जन की बात कार्यक्रम में बताया है। उम्मीद है आपके लिए यह कार्यक्रम उपयोगी होगा। आपको ऐसे लोगों के साथ हम जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।